कि जमीयतुल उलमा ये डिक्लेयर कर दे कि शेख आसिफ के मानने वाले उनके वोटरों से हमको के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं अब तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उभरेगी मंजिलें मेरी कदमों के धूल से। पुरजोर तालियों में इस्तेकबाल करें हमारे लीडर का। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम निसार भाई बंगारवाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा, तमामी जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव हुआ, मैं अहलियान शहर का जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसे तमाम ही अहलियान शहर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम ही हमारे कार्यकर्ताओं का, जिम्मेदारान का, मुकर्रिर हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेहनत की, जद्दोजहद की, इलेक्शन को आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में आप लोगों ने लड़ा और अल्लाह का करम है कि 1 लाख तकरीबन 10,000 वोट हम लोगों को मिली और ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है और मैं ये पूरा क्रेडिट मेरे तमाम ही कार्यकर्ताओं को देता हूं। और साथ ही साथ वो तमाम ही मासूम बच्चों को भी मैं क्रेडिट देता हूं। यकीन जानो, जो माहौल इलेक्शन का हमारे हक में बनाने का जो सबसे बड़ा हिस्सा किसी का है तो वो शहर के मासूम बच्चों का भी है। मैं उन लोगों को भी इसका क्रेडिट देता हूं। नतीजा आ गया, 163 वोट से हम लोग इलेक्शन हार गए। मैंने कहा था कि हम लोग इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। हम लोग इलेक्शन हारे, हिम्मत नहीं हारे। दोस्तों, अगर आप लोग ये इलेक्शन का अगर आप लोग जायजा लेंगे, अगर आप लोग ये शहर का इलेक्शन का अगर आप लोग जायजा लेंगे और अगर आप लोग नतीजे पे पहुंचेंगे तो आप लोग यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ, हमारे अपने खिलाफ जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, नीचे उतरकर इलेक्शन लड़ा गया, तो आप लोग अंदाजा लगा लेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम लोग 1,10,000 वोट तक पहुंचे। अल्लाह का शुक्र है, इतना नीचे उतरकर इलेक्शन को लड़ा गया है। आप लोग सिर्फ वो जायजा लो और शहर की आवाम भी जायजा ले। आज हो सकते थोड़ी कड़वी बात भी मैं बोलूंगा,
हो सकता है मीठी बात भी बोलूंगा, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात खराब लगेगी, लेकिन मुझे कई लोगों ने कहा कि मोहब्बत में और इलेक्शन में सब जायज है। बराबर है ना? मोहब्बत में और इलेक्शन में सब जायज है। इलेक्शन के वोटिंग के 2 दिन पहले कई वीडियो ऑडियो वायरल हुई तो मोहब्बत वाली थी ना, तो लोगों ने उसको भी माना नहीं, तो इसका मतलब मोहब्बत में और जंग में सब जायज है। ठीक है, अभी और एक टाइम वायरल कर देंगे, काहे को टेंशन ले रहे, जब लोग भूल गए होंगे तो थोड़ी कड़वी भी लगेंगी, थोड़ी मीठी भी बातें लगेंगी, और उसके बाद अगर मुझ पर कोई इल्जामात भी लगाएंगे तो कोई परवाह हुआ नहीं है, कोई परवाह हुआ नहीं है। 1,10,000 लोग साथ है, आप साथ हो तो कोई परवाह हुआ हमको नहीं करना है, कोई परवाह नहीं करना है। बहरहाल कभी कभी मैं सोचता भी हूं, शहर में अकेले में तन्हाई में सोचता भी हूं कि फिरियाद किससे करे, शिकायत किससे करे। शिकायत आप और हम लोग किससे करेंगे, फरियाद किससे करेंगे। कभी कभी सोचता हूं मैं तन्हाई में तो कोई नतीजे पे पहुंच ही नहीं पा रहा मैं, हो सकता आप लोग भी नहीं पहुंचे। सच्चाई है, आप लोग पूरा जायजा लो, इस इलेक्शन का पूरा जायजा लो। मैं कोई मेरी भड़ास नहीं निकाल रहा, मुझे हर बिरादरी, हर मसलक, हर तबका, हर इलाका, हर गरीब, हर मजदूर, सब लोगों ने वोट दिया, उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप जायजा लेंगे तो आप लोग भी ये सोचेंगे कि सही बात है यार, हमने फरियाद किससे करना। मैंने तो सुना है कि उल्मा के पीछे चलो, उल्मा की बातों को मानो, उनके फैसलों को मानो, तकरीरें तो बहुत हुई, लेकिन अगर कोई आलिम हमारे मुखालिफ है और वो अगर ऐसी गिरी हुई हरकत अगर कर रहा है तो फिर फिरियाद हमने कहां लेकर जाना। अगर उसके बारे में भी कोई फतवा होगा तो हमें दे दो, ताकि हमको आइंदा उसके ऊपर चलने के लिए काम आएगा, काम आएगा। अब अगर सुन्नी कोई मुफ्ती का फतवा लूंगा तो देवबंदी बोलेगा मैं नहीं मान रहा, अगर देवबंदी मुफ्ती का फतवा लूंगा तो सुन्नी भाई बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, तो ये मसला खड़ा हो जाएगा। बहरहाल आप लोग अंदाजा लगाओ, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, आचार संहिता लगी, उस वक्त आचार संहिता लग चुकी थी, नोटिफिकेशन नहीं निकला था, नोटिफिकेशन नहीं निकला था, आचार संहिता लग गई थी। ए भैया बैठ, चलो शांत है यार, बस मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, आप बोले तो। नोटिफिकेशन नहीं निकला था, आचार संहिता लग गई थी। पहला हमको टारगेट करने का काम किया गया, पहला जामा मस्जिद से। मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि आम वर्करों को, आम शहर की आवाम को, आप लोग इलेक्शन में इतने बिजी थे, आप लोग काम में लगे हुए थे, शायद आपकी नजर वहां तक नहीं गई। जामा मस्जिद से आज के उम्मीदवार, आज के एमएलए जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने क्या कहा, दर्स कुरान में, मस्जिद के मिंबर के आगे दर्स कुरान चल रहा है, मस्जिद में कुरान शरीफ, अल्लाह की किताब
सामने है। किसी ने सवाल किया तो क्या कहा कि शेख रशीद फटी हुई कमीज पहनकर आया था, खालिद हाजी का नाम लिया गया। बोले उनको तो बताता हूं, या और क्या क्या उन्होंने कहा। और बोले जलसे में बोलता हूं ना, दर्स कुरान में, मस्जिद में, कुरान सामने है, अल्लाह का घर है, वहां पर नानी का दूध याद दिला दूंगा। मस्जिद के अंदर बोला गया, उस मस्जिद में हमारा भी हक है, मैं भी मुसलमान हूं, मेरा परिवार भी, मेरे कार्यकर्ता भी वहां नमाज अदा कर सकते हैं। वो किसी की एक की प्रॉपर्टी नहीं, किसी की ट्रस्टों की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वहां बोला गया, उसका इस्तेमाल वहां से शुरू किया गया, जामा मस्जिद का इस्तेमाल। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद फतेह मैदान पर जमीयतुल उलमा का जलसा था। अब जमीयतुल उलमा, पहले तो मैं बात पूरी करता चलूं कि जामा मस्जिद के ट्रस्टियान से आज भी मेरा सवाल बाकी है। अगर जामा मस्जिद के ट्रस्टियान अगर बोलेंगे तो एक वक्त लेकर मैं हर जामा मस्जिद के ट्रस्टियान के घर पर भी आ सकता हूं, और मैं सोच रहा हूं कि जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जिया हकीम साहब हो या और कोई ट्रस्टियान हो, मैं सोच रहा हूं जाना चाहिए कि भाई जवाब हमको तो दो। मेरे वालिद मरहूम का नाम लिया गया, नानी का दूध याद दिलाया गया जामा मस्जिद के मेंबर से, या तो जामा मस्जिद के ट्रस्टियान ने साफ तौर पर मुझको, मेरे परिवार को लिख कर दे देना कि आपके परिवार का यहां पर कोई सदस्य आ नहीं सकता, ये जामा मस्जिद हमारी प्रॉपर्टी है, यह हमारी मिल्कियत है, तुम्हारी खानदान का, तुम्हारे वर्कर इस जामा मस्जिद में नहीं आ सकते, या तुम्हारा अपना हक नहीं है, यह मुझे लेखी में दे देना, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, ये दे दो। लेकिन जामा मस्जिद का इस्तेमाल किया गया। ये इलेक्शन की शुरुआत बता रहा हूं मैं। उसके बाद फतेह मैदान के अंदर जलसा लिया गया जमीयतुल उलमा हिंद के नाम से, मदनी रोड। वहां पर जो बोलना था मेरे परिवार के बारे में या मेरे बारे में या खालिद हाजी के बारे में जो भड़ास निकालना था, सब भड़ास निकाली गई। वो भी इलेक्शन का एक स्टैंड था, एक वातावरण बनाने का काम था। वहां पर मालिक बकरा, ऐसा ही बोलते हैं, मैं किसी बुजुर्गों का नाम ऐसा नहीं लेता हूं, उनको सब हक है, वो कम ज्यादा बोल देवे, जबान खराब इस्तेमाल करे, उनको हक है, हमको नहीं। अच्छा, बकरा साड़ी थी उनकी, सिक्का था, मालिक सेठ बकरा। उन्होंने क्या कहा कि जमीयतुल उलमा के 1 लाख मेंबर है हमारे मालेगांव में, 1 लाख मेंबर है। बोले इतनी ओढ़ दो मुफ्ती इस्माइल को कि शेख आसिफ बह जाए, इतनी ओढ़ दो। मुझे बताओ, जमीयतुल उलमा से भी मेरा सवाल है कि जमीयतुल उलमा यह डिक्लेयर कर दे कि शेख आसिफ के मानने वाले उनके वोटरों से हमको चंदा नहीं चाहिए, डिक्लेयर कर दो। या जो 1 लाख मेंबरशिप बनी है, आप ये बोल दो कि यह सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है, यह हमारी प्रॉपर्टी है, ये बोल दो, ये बोल दो। 1 लाख वोट आपने बोल दिया जमीयतुल उलमा का। मजहबी तंजीम है जमीयतुल उलमा, मेरे लिए मोहतरम कल भी थी, ऑल इंडिया आज भी और आगे भी रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं।
मालेगांव शहर जमीयतुल उलमा से मेरा सवाल है, आप भी डिक्लेरेशन कर दो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ये प्राइवेट कंपनी है, इसके अंदर आप लोगों का कोई हक नहीं है, मालेगांव शहर की आवाम का कोई हक नहीं है, आप डिक्लेयर कर दो। उसका इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया। दीनी तंजीम है, जुमा जुमा फरमान आता है जमीयतुल उलमा का, उस पे हम सब अमल करते, सब हम अमल करते। हम ये थोड़ी देखते। आमीन फारूक साहब ने कहा था, साबिक कारपोरेटर ने, कि पिछले इलेक्शन में 50 लाख रुपया चंदे का पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था, 50 लाख रुपया। लेकिन जब हम चंदा देते हैं तो हम ये नियत से देते हैं कि साले सवाब की नियत से, नेक नियत से नेकी मिलेगी, चलो दे दिए। लेकिन जमीयत का इस्तेमाल किया गया। मुझे बताइए, आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कोई मुझे मिसाल लाकर बता देवे कि जमीयतुल उलमा ने किसी कैंडिडेट की हिमायत की है, बता दो। दस्तूर में होंगे तो ये बता दो, दस्तूर में होगा तो ये बता दो। मालेगांव शहर जमीयतुल उलमा मदनी रोड ने, अखबार के अंदर खबर है कि मालेगांव शहर जमीयतुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को हिमायत देती है इलेक्शन में उम्मीदवारी के लिए। गैर दस्तूरी काम है, ये बता दो। उसका इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया, दीनी तंजीम का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद हमारे पास सब वीडियो है। मोहतरमा राफे आपस आपका एक पंपलेट है, भैया कुछ बताते नहीं, वोट देकर सवाब हासिल करे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं होगा, शायद ये नया पूरा और पक्के इलाकात में ज्यादा बटा, वहीं बटा जाए। वोट देकर सवाब हासिल करे और अपने गुनाहों से बचे। ये पंपलेट है मेरे पास। मां बहनों से भी खास तौर पर अपील की गई, वोट देना क्यों जरूरी। पहला सवाब, वोट एक किस्म की गवाही है, पहला सवाब। दूसरा सवाब, वोट देना एक सिफारिश भी है। तीसरा सवाब, वोट देना एक जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदार बनाना भी है। पैसा लेकर वोट देना हराम भी है। ये पंपलेट राफे आपा साहिबा ने तकसीम की। बात समझ रहे, ये भी इस्तेमाल किया गया, सवाब और गुनाह के तौर से ये बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, आज के एमएलए साहब बीमार हो गए, एंजियोग्राफी हुई। उसके बाद शहर में मां बहनों को जमा करके दुआए मजलिस की गई। आज के एमएलए साहब की लड़की का वीडियो और ऑडियो दोनों हमारे पास मौजूद है, किला खंदक का। दुआ करते करते लास्ट में खड़े रह के तकरीर, वोट देने की अपील की गई, वोट देने की अपील की गई। ये मजहब का सहारा लिया गया। और यहां तक कि यजीद बताया गया मुझको, यानी ये लड़ाई सियासी है या मजहबी है।
असदुद्दीन अवैसी साहब, आप मुझको सर्टिफिकेट दोगे या मजलिस वाले मुझे सर्टिफिकेट देंगे मैं मुसलमान हूं या यजीद हूं? मुझे यजीद बोला गया रौनकाबाद के जलसे में, अवैसी साहब ने इस तरीके का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। वोटिंग के दिन दो चार मस्जिद है शहर की, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ना तो तनाजा ना हो जाए मेरे अपने वर्करों में और उन लोगों में, क्योंकि अल्लाह का घर है, उनको एहतराम नहीं, हमको एहतराम करना है। वोटिंग के दिन वहां से बैठकर बोगस वोटिंग कराई जा रही है, बोगस वोटिंग मस्जिद के अंदर से। वहां से वोटरों को स्लिप लेकर, कार्ड लेकर भेजा जा रहा था, यह इस्तेमाल किया गया। आखिरी हफ्ते में जुमा के दिन बयानात करवाए गए मसाजिद में, खुसूसी तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। यह सब हुआ मजहबी शहर के अंदर एक शख्स को एमएलए बनाने के लिए, एक शख्स को एमएलए बनाने के लिए यह सब किया गया इस शहर के अंदर। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है, हमको उनका एहतराम है। सबसे पहले तो उन्होंने पूरी बीजेपी को जिताने के लिए जो बयानात दिए, इसीलिए आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई। उनके बयान बीजेपी के हर स्टेट से, हर सभा के अंदर, बड़ी और छोटी सभा के अंदर, हर मतदार संघ के अंदर, हर देहातों के अंदर सुनाए गए और हिंदू भाइयों को एक किया गया। और मुंबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आज के एमएलए की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। और बाकायदा यहां पर उन लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया, अखबारात के अंदर बाकायदा बैनर के ऊपर फोटो लगाकर वोट मांगा, यह भी इस्तेमाल किया गया। और मैं आज नाम लेना चाहता हूं, चाहे मुझसे नाराज क्यों ना हो, चाहे मुझसे कोई नाराज हो ना हो, मुझे कोई परवाह हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो वोट मुझे मिली ना, तो आप लोगों के भरोसे, मेरे कार्यकर्ताओं के भरोसे, उन लोगों के भरोसे नहीं मिली, इसलिए मुझे कोई डरना उड़ना नहीं है। आज मैं बड़ी मालेगांव स्कूल के मैनेजमेंट से मेरा सवाल है, बड़ी मालेगांव स्कूल के मैनेजमेंट से मेरा सवाल है कि अगर आपकी स्कूल के अंदर अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाया जाता, चाहे शहर के कोई भी वालिदैन अगर अपने बच्चों को वहां एडमिशन करवाते तो अच्छी तालीम के लिए करवाते, अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत मिले, बड़े छोटे का अदब करे, पढ़ लिख कर कुछ बने। आपकी बड़ी मालेगांव स्कूल के मैनेजमेंट से मेरा सवाल है, आपके स्कूल के टीचरों ने पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर आज के एमएलए के लिए वोट मांगी गई, इसका जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा? यह बोला गया, न तो मैं लाकर सामने खड़ा कर दूंगा। बच्चों को बोला गया कि मुफ्ती इस्माइल को वोट देने का बोलना घर में जाके तुम्हारी माँ बाप को। ये पीछे खड़े वसीम भाई, इनकी बच्ची भी है, बोला गया। और अगर बोले मुफ्ती इस्माइल चुन कर आ जाएंगे तो आप स्कूल आना मत, छुट्टी मनाना, और जो अगर शेख आसिफ को वोट देंगे तो इसको स्कूल आना रहेगा। मुझे बताइए, वो प्रचार का अड्डा है क्या? यह तरबियत दी जा रही है कि आपकी स्कूल में?
मैनेजमेंट से मेरी गुजारिश है, तहकीक करो, सस्पेंड करो, कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो बाहालत मजबूरी मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा शिक्षण विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैं आज एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूं। फिर तहकीक होगी, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और अभी मैं सब स्कूलों को लेटर भेजने वाला हूं। तुम 3-4 महीना पहले, 6 महीना पहले बच्चों से आधार कार्ड, माँ बाप का आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट क्यों मंगाए गए, उसका जवाब भी देना। क्या डुप्लीकेट वोट, क्या बोगस वोट बढ़ाने के लिए किए गए क्या, इसका जवाब भी शहर की स्कूलों को देना पड़ेगा। एकदम साफ तौर पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप जवाब दो, आप जवाब दो। शहर के कई स्कूलों के अंदर मेरे ताल्लुक से जहर घोला गया, बच्चों के अंदर मेरी बदनामी की गई। यह तरबियत देने बच्चे को भेजते मां बाप, आप ये एजुकेशन देते हो, इसका जवाब शहर के तालीमी अदारों को देना पड़ेगा। माफी के साथ बोल रहा हूं, देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिए तो बाहालत मजबूरी मुझे जवाब कानून के मुताबिक मांगना पड़ेगा, कानून के मुताबिक मुझे मांगना पड़ेगा। अब सवाल यह है, पोलिंग के दिन टेबल लगाकर शहर के कई इमाम, कई बोल रहा हूं, बहुत पूरे नहीं मैं बोल रहा हूं, माफी के साथ चंद इमाम, अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं फोटो देने के लिए तैयार रहूंगा, गमछा डालकर, पंपलेट स्लिप हाथ में लेकर पंपलेट तकसीम करते हुए, ये करते हुए प्रचार करे। ठीक है, उनका जमहूरी हक है, मैं मानता हूं, हर इंसान को अपना जमहूरी हक है, रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर निकलकर वो वोट मांग सकते हैं, किसी लीडर के साथ में प्रचार कर सकते, हिमायत कर सकते। लेकिन मेरा सवाल है, अगर फिर वही इमाम अगर मस्जिद में नमाज पढ़ाए और अगर एकाध आदमी को अगर इतराज हो जाए और अगर उसने आवाज उठाई, तो फिर जाहिर सी बात है ना कि वही इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाती जिससे दिल मुतमईन हो। ऐसी है ना हाफिज साहब? क्या अगर कोई दूसरा कुछ होगा बताओ, मेरी बात वापस ले लूंगा। कई लोग हुआ, कई लोग हुआ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके का इलेक्शन इस शहर के अंदर लड़ा गया। अब बताओ, आप और हमको मिलकर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए क्या? अब मेरा ये टोटल चीजों के ऊपर, ये तमाम ही चीजों के ऊपर, अब मैं बताओ मैं किससे सवाल करूं? फिरियाद कहां लेकर हम जाए? कौन इसको रोकेगा? कौन रोकेगा मुझको बताओ। अब मैं तो बहुत हैरान हूं कि कौन रोकेगा। आप भी सोचो ना, रोकेगा कौन? सब कुछ तो इस्तेमाल हो गया। तंजीमें मजहबी, मस्जिद, दीनी तंजीमें, जमियत, जामा मस्जिद, स्कूलें, आपस सब इस्तेमाल हो गया, सब।
आप मुझे बताओ, हम फिरियाद लेके जहां कहां जाए? अब मेरा सवाल है, अब मैं तो कई टाइम बोल बोल कर मैं तो मायूस हो चुका हूं, इससे पहले भी मैंने कहा। बहरहाल उम्मीद है शहर के उलमाओं से, जो गैर सियासी है, जिनके अंदर तकवा है, परहेजगार है, जो दीनी तंजीमें चलाते, जो उलमाओं की तंजीम चलाते, तमाम ही लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि उसके ऊपर हमारी रहनुमाई करे, रहनुमाई हमारी करे। ठीक है, अगर हमारे इलेक्शन पीरियड के अंदर, प्रचार के अंदर कोई गलती हो गई होगी हमारे मुकर्रिर से, मुझसे, तो मैं खुला माफी मांगता हूं आप लोगों से। लेकिन ये जो बातें हुई, इस पे कोई रहनुमाई करेगा? आप मुझे बता दो, कौन रहनुमाई करेगा? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं शहर के सामने, संजीदा लोग के सामने, ये शहर मुसलमानों के सामने, आप लोगों के सामने मैं छोड़ रहा हूं, शहर के आवाम के सामने। बहरहाल सियासी तौर पर यह शहर को अब सोचना है, शहर को समझना है, और आइंदा शहर की आवाम को फैसला करना है कि अब सियासी लोगों ने, सियासी, चाहे मैं हो या समाजवादी के लोग हो या और छोटी छोटी पार्टियों के लोग हो, चाहे सोशल वर्कर हो, मुझे बताइए कि शहर क्या फैसला करता है। देखो, हमारी ऑफिस, ये ऑफिस खुली रहती है, वो ऑफिस खुली रहती है, गरीब आवाम आती है, हमारे पास शिकायत लेकर आती है, अपने मसाइल लेकर आती है, सुख दुख लेकर आती है, हॉस्पिटल का काम, राशन दुकान का काम, स्कूलों का एडमिशन, कारपोरेशन का काम, पावर का काम, प्रांत का काम, ओबीसी का काम, पंचायत का काम, हमारी ऑफिस खुली रहती है। ये ऑफिस तो 24 घंटा खुली रहती है। हमारे वर्कर बोलो, हमारे जिम्मेदारान बोलो, हमारे कारपोरेटर बोलो, हम बोलो, यार हम समाजी काम करते, सोशल काम करते, आवाम के बीच में रहते, आवाम का काम करते। बस हमको यही उम्मीद होती है कि इलेक्शन आएगा तो हमको उसका फल मिलेगा, आवाम हमारे साथ खड़े रहेगी, यही उम्मीद रहती है। ना आवाम से फीस मांगते, ना आवाम से पैसा मांगते, गरीबों का काम करते, सोशल काम करते। और इसी तरीके से समाजवादी का भी मैं समझता हूँ सिर्फ 2 पार्टियां हैं शहर में, एक हमारी और एक समाजवादी पार्टी, जो आवामी काम में लगी रहती है, आवाम का सुख दुख जानती है, आवाम के मसाइल हल करती है। लेकिन शहर ने जो फैसला किया, क्या इस ताल्लुक से शहर को, शहर के संजीदा लोगों को, शहर की बाशऊर आवाम को, क्या शहर के गरीब और अमीर को क्या सोचना नहीं चाहिए? क्या ऐसे शख्सों को वोट दे दी, ना उनका ऑफिस है वो, ना वो राशन कार्ड बनाते, ना किसी का काम नहीं करते, किसी का गरीब का काम नहीं, कोई हॉस्पिटल का काम नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद आवाम उनको वोट दे देती? किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर वोट आवाम ने दी? किस बुनियाद पर? मुझे बताइए, किस बुनियाद पर? कुछ तो एक मजबूत दलील होना चाहिए। ठीक है, जमहूरी मुल्क है, सबको अपना उम्मीदवार चॉइस करने का, चुनने का पूरा अधिकार है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन एक सोच तो हमारी होना चाहिए शहर के ताल्लुक से, शहर के ताल्लुक से एक सोच होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए। उसके बावजूद भी ये हुआ। बहरहाल आवाम को सोचना चाहिए। शहर के बुनकर भाइयों से मुझे शिकायत है, 75% बुनकर भाइयों से शिकायत है, 75%, 25% से नहीं। मुझे बताइए,
मुझको ऐसा लगने लगा, माफ करना, कि भाई हमारे बुनकर भाई नहीं चाहते कि हम सनत तरक्की करें, सनत आगे बढ़े, सनत का डेवलपमेंट हो, पावर लूम की तरक्की हो, सरकार से बेनिफिट मिले। मुझे ऐसा लगा इस इलेक्शन में कि 75% बुनकर भाई को नापसंद है, वो चाहते जैसे हमें उसको रहने दो। ओके, आप लोग चाहते हो, ठीक है, हम आइंदा खामोश बैठेंगे, खामोश बैठेंगे। लेकिन ये तो कम से कम सोचना चाहिए था कि यार 5 साल पावर के मसाइल किसने हल करवाया? 2 ही पार्टियां थी, मैं और समाजवादी थे। मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि देखो, जो चीज दिखती है उसको कबूल करना चाहिए। कई लोग उनके पास भी जाते थे, वो भी लेकर जाते थे, मैं भी लेकर जाता था। मैं भी मंत्रालय तक सीढ़ियां चला, रईस शेख को उन्होंने भी बुलाया, मीटिंगें ली, अभ्यास कमेटी, स्टडी कमेटी बनी, बुनकरों का मसाइल सुने, मंत्रालय में गए, वहां मीटिंग लगाई उन लोगों ने भी। असेंबली के अंदर रईस शेख ने कहा, मैंने मीटिंग लगाई, मैंने वहां पर अजीत दादा पवार के पास मीटिंग लगाई, मसले हल हुए, हो मसाइल हल हुए, मसाइल हल हुए। मुझे बताओ, ठीक है, मुझे भी तो 1,10,000 वोट मिला, उन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, या उनके लीडरान जो मालेगांव के बुनकरों के लिए अबू आसिम आजमी या रईस शेख ने जो आवाज उठाई, बताओ वो दोनों एमएलए क्या सोच रहे होंगे कि जो बुनकर शहर से, पावर लूम सिटी से के ताल्लुक से हमने वहां आवाज उठाई, आज हमारी पार्टी को इतना कम वोट मिला। क्या सोच रहे होंगे मुझे बताइए। हमने उनका हक अदा नहीं किया, ना मेरा हक अदा हुआ। बताओ कि यही हमारी शरीयत है, यही तहजीब है, यही हमारा किसी का शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। जो आदमी ने कुछ नहीं किया, 5 साल कुछ नहीं किया, किस बुनियाद पर वोट बुनकर भाइयों ने भी दिया, मैं भी सोच रहा हूं, समझ रहा हूं। बहरहाल शिकायत जरूर है और वो शिकायत रहेगी। बहरहाल ये बात पे तो, नतीजे पे तो पहुंचा हूं मैं कि बुनकर भाई भी ये शहर की सनत को तरक्की नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। ये बात भी मैंने नतीजे पे मैं पहुंचा हूं। बहरहाल ये तमाम ही चीजें, ये शहर को बहुत संजीदगी से फैसला करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ये बात आप लोगों को, हम लोगों को समझना है। देखो, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, 137 एमएलए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। बीजेपी के 137 सरकार बनाने 145 एमएलए लगते हैं सिर्फ, वजीर आला बनने, सरकार बनाने सिर्फ और सिर्फ 145 एमएलए जिसके साथ रहेंगे उसका वजीर आला रहता, उसकी सरकार रहती है। 137 पहुंच चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार साहब के 41 एमएलए मिला लो, शिंदे साहब के 57 एमएलए मिला लो। कहां आंकड़ा गया, कहां पर आंकड़ा चला गया? 238 या कुछ 36, 236 की मेजॉरिटी, फुल बम्पर मेजॉरिटी के अंदर सरकार बनने जा रही है। बम्पर मेजॉरिटी में सरकार बनने जा रही है। एक एमआईएम, 2 समाजवादी, कांग्रेस के 3, कांग्रेस के कुछ 10 या 12 है, 16, उद्धव ठाकरे के 20, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के 10। ये 3-4 पार्टियां भी मिलाकर 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर रही, 50 भी नहीं हो रहे। अपोजिशन लीडर भी नहीं बन रहा है। 5 साल अपोजिशन लीडर नहीं रहेगा महाराष्ट्र के अंदर। जो आवाज उठाए, आवाज, बिना अपोजिशन लीडर की सरकार बनने जा रही है।
बिना अपोजिशन लीडर की। यह क्यों हुआ, यह आप लोगों को समझना है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझना है, इस शहर के मुसलमानों को समझना है कि इस तरीके की सरकार आ रही है। अब नुमाइंदगी कौन करेगा, तामीरी काम कौन करेगा, कौन तामीरी काम करेगा, यह शहर को और महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचने का वक्त आ गया है। बहरहाल मैंने सुना कि आज के एमएलए साहब सरदार नगर की उनकी ऑफिस के ऊपर पुलिस को दम दे रहे थे। दम दे रहे थे, दम, धमकी दे रहे थे कि जुमरात तक बोले पुलिस ने अपना लाएमल तैयार कर लेना, और न तो जुमा के दिन से मैं देखता हूं शहर को। और क्या बोले थे, दो हाथ और एमएलए पावर। 10 साल बादर रहे थे क्या? पावर की गोली अभी मालूम पड़ी, पावर की गोली अभी मालूम पड़ी। बोले एमएलए पावर बताता। गए ना, कल जुमरात खत्म हो गया, आज जुमा था। पुलिस को धमकी देना, मुझको और मेरे वर्करों को याद रखना, तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं है, तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके लोग जो फैक्ट डुप्लीकेट वारदातें करते हैं, जो जाफर नगर के अंदर इन्होंने किया था, मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आवाम के सामने लाए कि उस शख्स को किसने उठाकर लेकर गया था, और वाजे करें शहर की आवाम के सामने कि वो फैक्ट था कि सच्चाई उसके अंदर थी, या आवाम के सामने वाजे करे। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि नदीम फीडर का जो मामला हुआ फायरिंग का, पुलिस उसकी इंक्वायरी करे, डीप तक तहकीक करे, और मुझको शक है वो भी फैक्ट है, आवाम के सामने ये बात भी लाई जाए, आवाम के सामने ये बात भी लाई जाए। और आज के एमएलए साहब से बोलना चाहता हूं, अच्छाई और बुराई की बात करते हो, तुमने तो मेरा चालू इलेक्शन में कबूल नहीं किया चैलेंज, कम से कम आप कबूल कर लो, या तो तुम फहरिस्त तो बता दो कि मेरे पार्टी के अंदर, मेरे मंच के ऊपर मेरे लोग ये काले धंधे करते, और नहीं तो चलो मैं चैलेंज कबूल करता, मैं बताता हूं तुम्हारे मंच के ऊपर कितने काले लोग हैं, मैं बताता हूं, शहर भी देख लेंगे, उल्मा भी देख लेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, देखो तकवा किसको बोलते हैं, तकवा किसको बोलते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं तकवा और परहेजगारी के ताल्लुक से। हाफिज यूसुफ साहब थे, इंतकाल कर गए, जामनेरी पहली गली के अंदर, बहुत तकवा परहेजगार थे, बहुत तकवा था उनके अंदर, इतना परहेजगार मैंने मेरी जिंदगी में शहर में ऐसा आलिम नहीं देखा। इरफान अली साहब और शेख रशीद साहब के और हमारे घरेलू संबंध हमने वहाँ देखा। आपको पता है वो प्राइमरी स्कूल के टीचर भी थे, हाफिज भी थे, और उनकी आखिरी सांस तक उन्होंने कई लोग बच्चों को उनका हिफ्ज़ सुनते भी थे, मैंने देखा हूँ। इतना तकवा और परहेजगार उनमें था, मालूम है। वो प्राइमरी टीचर थे। 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त की छुट्टी होती है
वो टीचर थे तो वो 15 अगस्त की छुट्टी का पगार नहीं लेते थे। 26 जनवरी की छुट्टी रहती थी, वो पगार नहीं लेते थे, काट दिया करते थे। जुमा का दिन स्कूल की छुट्टी रहती थी, वो पगार काट के लिया करते थे। और अगर 1 घंटा या आधा घंटा भी स्कूल के अंदर वो देर से पहुंच जाए तो जब वो पगार लेते थे महीने का, तो वो आधे घंटे का पेमेंट भी काट देते थे। बताओ मुझे, कोई है ऐसे तकवा परहेजगार? मुझे बताओ। मैंने देखा हूं कि वो कहीं पर भी जाते थे मेहमान के तौर पर, तो बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ पानी पिया करते थे। मैंने कई जगह पर देखा, कई शादियों में भी मैंने देखा। इतना तकवा परहेजगार, उसको बोलते तकवा और परहेजगारी। और अच्छाई और बुराई की आप बात करोगे? अरे मैं तो आज बोलता हूं, कुछ वीडियो ऑडियो वायरल हुई थी ना, छोले की चटनी और कौन सी ऑडियो हुई थी ना, यकीन जानो मैं और एक ऑडियो कर सकता हूं, लेकिन मालूम है मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं। मैं आज शहर के सब आलिमों से बोलना चाहता हूं, सब दीनी तंजीमों से बोलना चाहता हूं। अल्लाह का करम है, मेरा अल्लाह गवाह है, अगर मैं वो ऑडियो रिकॉर्ड अगर वायरल कर दिया ना, तो तबलीगी जमात के एक जिम्मेदार की फैमिली का उसके अंदर नाम आ जाएगा, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ इसके लिए नहीं कर रहा हूं, न तो मैं कपड़े उतार सकता हूं, कपड़ा उतार सकता हूं, लेकिन इसके लिए कि आलिमों की इज्जत नहीं जाना, तबलीगी जमात की किसी की इज्जत नहीं जाना, ये मैं एहतराम करता हूं। अगर मेरे को इलेक्शन जीतना रहता तो मैं वो ऑडियो उस वक्त भी वायरल कर सकता था और किसी को नंगा कर सकता था, मैंने इसलिए नहीं किया। क्या बात करते हो आप? अच्छाई और बुराई की बात, किसी की मां बेटी से ऐसी बात करोगे? शर्म आना चाहिए आपको, और अच्छाई और बुराई की बात करते हो। सिर्फ इसके लिए नहीं करता हूं, यह मेरा शहर है, यह मुसलमानों का शहर है, अगर ये शहर की किसी की भी इज्जत जाएगी तो मेरी इज्जत जाएगी, ये सोच के मैंने वो काम नहीं किया। अच्छाई और बुराई से आप न तो चैलेंज मेरा कबूल कर लो, और न तो बोल दो कि तेरे पास जो ऑडियो है वो वायरल कर दे। वायरल करने के लिए तैयार हूं, आज 1 घंटे का टाइम देना। लेकिन ठीक है, सियासत अपनी जगह मैं मानता हूं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है शहर के अंदर। और मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, डिपार्टमेंट की भी बदनामी है अच्छाई और बुराई के ऊपर। जो ड्रग्स का, एमडी का, चरस का, गांजे का जो 2 नंबर का इल्जामात मेरे पे पूरे इलेक्शन में लगाए, मैंने जवाब नहीं दिया। हम लोग पाक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हलाल खाने वाले, हलाल कमाने वाले लोग हैं। अल्लाह का करम है कि शहर जानता है हम क्या है। लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, क्या ये शहर के अंदर ये सब चलता है? कौन करता है? उसको पुलिस पकड़े और वाज़े करे कि किसके धंधे हैं, कौन करता है, कौन कराता है। पुलिस वाज़े करे, ना तो पुलिस की भी बदनामी हो रही है, यहां तक नहीं पूरे स्टेट लेवल तक हो रही है। पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता है कि इसके ऊपर भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, इलेक्शन 163 वोट से हम हारे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। फैसला साफ तौर पर है कि इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी शख्स मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने फैसला किया हूं कि मैं इलेक्शन पिटीशन आज के एमएलए के खिलाफ में दाखिल करूंगा। इलेक्शन पिटीशन मैं दाखिल करूंगा और मजहब की बुनियाद जहां जहां भी मजहबी इस्तेमाल किया गया
वो तमामी सबूत और मैयत की ओट जो गिरी और कई सबूत मेरे पास है, वो सबूत के साथ आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं इलेक्शन पिटीशन दाखिल करूंगा आज के एमएलए के खिलाफ। आज के इलेक्शन असेंबली के मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का 1 से 14 के जो इलेक्शन हुआ उसके खिलाफ मैं इलेक्शन पिटीशन में दाखिल करने वाला हूं। मैंने फैसला किया हूं। दूसरी बात, मास्टर स्ट्रोक 2 के ताल्लुक से ये बात तो बिल्कुल सच है। क्या ऐसा है कि अब सामने से भी 2-2 हाथ करने वाली बात आ रही है? 2-2 हाथ करने वाली बात हो रही है। दो हाथ। अरे अभी आपकी तबीयत खराब रह रही है क्या? थोड़ा सी आप चल रहे तो सांस फूलने लगी। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। काहे को 2-2 हाथ की बात कर रहे? 2-2 हाथ करने वाले खुद लकड़ी लेकर चल रहे, वॉकर लेकर चल रहे, आप क्या करोगे? काहे के लिए 2-2 हाथ की बात कर रहे हैं? हम उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते। अगर आप सोचेंगे कि हम दबा लेंगे, हम डरा लेंगे, हम धमका लेंगे, वो दिन पूर्वे, वो दिन पूर्वे। ये तो हमारी इंसानियत है, हम सीधा चल रहे। न तो जिस दिन हम टेढ़ा चलने लगे आप सीधा चलने लग जाओगे। लेकिन हम ये रास्ते पे नहीं जाना चाहते। 2-2 हाथ की बात हमसे मत करो, हमसे मत करो। और हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। गुंडागर्दी की बात मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद से कितने हुए? पेटी बंद हुई क्या? जिस दिन अगर मैं घर के बाहर नहीं निकलता था ना, मैं इलेक्शन हारने के बाद दूसरे दिन जब बाहर निकला घर के तो कुछ नहीं हुआ, और न तो मैं घर में बैठा रहता तो समझ बन जाती थी। लेकिन मैं घर से बाहर निकला, मेरे चाहने वालों को समझाया, बुझाया, उनको मैंने उनको हौसला दिया, तो ये शहर शांति से है। हम शांति पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। उसके बाद भी कंप्लेन, मालेगांव पुलिस वालों की कंप्लेन कर रहे हैं। मैं निकला, गुरुवार वार्ड में बड़ी हजारों लोग लग गए, रोड पे आ गए मेरा इस्तेकबाल करने के लिए। घबराहट होने लगी। आईजी को फोन, डीजी को फोन, जिला एसपी साहब को फोन। वो शेख आसिफ निकल रहा गांव में, उसको रोको रोको। क्या तमाशा! वो बेचारों को ऊपर से ये इनको फोन, शेख आसिफ। फिर दूसरे दिन निकला तो फिर वैसा ही कुसुम्बा रोड, आयशा नगर, रौनकाबाद, खूब आवाम हजारों की तादाद में रोड पर आ गई इस्तेकबाल करने। फिर कंप्लेन, नहीं कुछ हुआ तो हमारे पीआई साहब आयशा नगर वालों ने भी एक गुना दाखिल कर दिया। अगर नहीं भी करते तो चलता, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था, सबको शांत कर रहा था। चलो कर दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन हमसे इतना डर और खौफ है आपको कि आपको ऊपर कंप्लेन करना पड़ रही है। बोले मैं एमएलए का पावर बताता, एमएलए का पावर रहता तो जिला एसपी साहब को कोई फोन नहीं करता, यही फोन कर लेते। और तुमने 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया शहर का, अब क्या एमएलए की पावर बताएंगे? एमएलए की पावर बताना है ना तो ईमानदारी से शहर का विकास करो, शहर का डेवलप करो, शहर को के काम करो। सिर्फ वो बड़ी बड़ी रागपाट देने से ये शहर का काम चलने वाला नहीं है। बहरहाल मैं आज मास्टर स्ट्रोक 2 तो आपको इंतजार है। मेरे भी जहन में कुछ बातें चल रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई जल्दबाजी में फैसला ना लूं, कोई जल्दबाजी में फैसला ना लूं।
मैं कल 11 लोगों की कमेटी का ऐलान करूंगा। वो कमेटी आपस में बैठेंगी, आइंदा लाएमल अपना तैयार करेगी और वो कमेटी जो फैसला सुनाएगी फिर मास्टर स्ट्रोक 2 मैं ऐलान करूंगा। ये बात का मैं आज ऐलान करता हूं। और दूसरी बात, आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से दबने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हम लोग, आप लोग जाबाज लोग हैं और मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भाई हूं, आपके साथ हूं। आप सिर्फ वो साथ रहो, इंशाअल्लाह आज हमारा नहीं लेकिन कल हमारा होगा और कल हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।